बेच रहे हैं, आई मीन कोई लेना देना। और अब हर प्रोग्राम में आप देखेंगे कि मतलब एंड देन यू थिंक आई मीन आर दे जोकिंग, ऐसी बड़ी बड़ी बातें एंड देन सडनली दे गो बैक टू दैट एंड वो टीपीआर के टीआरपी के क्या होता है वो उस पर लगे रहते हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें पता है कि वो महिलाओं का वस्तुकरण ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, मगर उस पर तो बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो मर्दों की वो हालत बनाते हैं, जो मर्दों ने अभी तक उसके बारे में सोचा भी नहीं है कि मर्दों की कितनी धुलाई उसमें वो करते हैं, आप लोगों को किस लेवल पे गिरा देते हैं। और उसके खिलाफ कोई मर्द बोलते नहीं है। आपको मैं ऐड बताती हूँ, कोई सोशल नेटवर्किंग का ऐड था जिसमें कोई 71 साल के बुजुर्ग मेरे जैसे सीनियर सिटीजन अपने ग्रैंडसन से कह रहे हैं अपने दिल का दुख। टीवी ऐड है, यू नो, बहुत साल पहले तुम्हारी दादी को किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी थी। उसने कहा दादाजी कैसे? तुम्हारी दादी को जबरदस्ती किस करके वो भाग गया मेरा दोस्त। अब मेरे को अगर वो आज मिल जाए तो मैं बदला लेंगे उससे। तो ये लड़का अपना वो मोबाइल निकालता है, ठक 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 करके उसका नाम भरता है। 2 मिनट में कहता है दादाजी वो तो फलानी गली में रहता है, चलो मेरे साथ। तो दादाजी 75 साल के वहाँ जाते हैं और सामने इनका वो पुराना दोस्त, वो भी 70-75 साल का, उसकी बीवी उसके साथ में, नाइस कपल स्टैंडिंग देयर। दिस मैन गोज एंड कैचेस होल्ड ऑफ हिज वाइफ, forces a kiss on her cheek and goes back jumping, ha, मैंने बदला ले लिया। Now can you imagine an ad like that? How insulting it is towards men, senior men, and how sort of perpetuating the notion of men raping other communities, women, men insulting other men by kissing their wives. And I can go on telling you ads like that. एक ad है मिस्टर रणबीर कपूर का about IPL and PepsiCo। वो आते हैं किसी अस्पताल में, एक उनका दोस्त ऊपर से नीचे तक बैंडेज्ड है मगर उसके सामने टीवी है। तो रणबीर कपूर उसको उठाते हैं, कुर्सी में धमाक करके मारते हैं, खुद उस बिस्तर पे लेट जाते हैं, टीवी देखते हैं, पेप्सी पीते हैं और कहते हैं IPL न तमीज से खेला जाता है न तमीज से देखा जाता है। मतलब करोड़ों रुपया लगा के आप मर्दों में इस तरह की बदतमीजी फैला रहे हैं जिसका भुगतान हम सड़कों पर करते हैं। दबंग जैसी फिल्में जिसका भुगतान मेरी हमारी बहनें और बच्चियां सड़कों पर करती हैं, हजारों रुपये। तो मर्दों के अंदर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल वायलेंट मर्दानगी और हमारे अंदर एक केवल जिसको जब मर्जी नचवा लो। और मुसीबत ये है कि ये जो हमारी औरतें ये करती है, वो कहती है मैं तो फेमिनिस्ट हूँ और ये मेरी चॉइस है। तो चित्रसत्ता के अंदर ये मतलब मैं उनको बिल्कुल मतलब अगर अमिताभ बच्चन बेहुदा से बेहुदा चीज बेच सकते हैं तो ये लड़कियां भी अपना जिस्म बेच सकती हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अपना ईमान बेच सकते हैं, तो औरतें बिल्कुल अपना जिस्म बेच सकती हैं। मगर ये फेमिनिज्म मेरी नज़र में तो नहीं है और ये पेट्रियार्की का ही हिस्सा है, जहाँ औरत दिखती है, जहाँ औरत आधी नंगी दिखाई जाती है और सारे मर्द पूरे कपड़े पहन के बैठते हैं। वैसी सेक्सुअलिटी जिसमें मर्दों ने सूट पहना हुआ, टाई पहनी हुई और वो आधी नंगी है, ऐसी सेक्सुअलिटी हमें तो समझ में नहीं आती। और मेरे लिए सेक्स एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। उस सेक्स को इतना घटिया बना देना जो ये आइटम नंबर्स बना रहे हैं, ये बहुत दुखदाई है मेरे लिए, क्योंकि ये सेक्स को और वायलेंस को बहुत तरह से जोड़ रहा है। तो IPL जिस तरीके से सेक्स को जोड़ रहा है, वहाँ पर वो लड़कियाँ आती हैं नाचने वाली, उनको क्या कहते हैं, हाँ वो चीयर ब्लडी लीडर्स काय की चीयर यार, तुम मेरा मुंह खुलवाना स्टाइल दो।
हमेशा हमको ये मिलेंगे। और कुछ जगह तमिलनाडु वगैरह में वो कुछ अपनी दूसरे तरह के कपड़े पहना के ले आए थे, मगर फिर वापस वही वाली आ गई। और आप IPL टीम्स के नाम देखिए, अगर कोई महिला की टीम ऐसी नाम देगी, दिल्ली डेयरडेविल्स, वो कोची टस्कर, अरे मतलब वो अपने आप को नीचे से नीचा दिखाकर ऊंचे बनते हैं। टस्कर, नाइट राइडर्स, मतलब गंदे से गंदा नाम, एब्यूसिव से एब्यूसिव नाम, मगर ये मर्दानगी की निशानी है कि आप बदतमीजी करें, आप टस्कर जैसे हो जाएं, आप डेयरडेविल हो जाएं। उसी की मुसीबत ये देश झेल रहा है। तो मेरे ख्याल से मर्दों को इन सब बदतमीजियों से भी अपना पीछा छोड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मर्दों की ये बदतमीजियां कम हो जाएंगी तो औरत अपने आप आज़ाद हो जाएगी। हम आज़ाद इसलिए नहीं हैं कि मर्द में तमीज़ नहीं है, तो आप अपनी तमीज़ बचाओ और हमारी आज़ादी हमें वापस दो। अब हम इस 60 साल की पुरानी आज़ादी में अब हम बिना आज़ादी के नहीं रहेंगे। हमने 14 फरवरी को ऐलान कर दिया है कि हमारा नया आज़ादी का आंदोलन शुरू हो रहा है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारतीय आज़ाद नहीं हुई। कभी मेरे जैसी 67 साल की सफ़ेद बाल वाली भी रात को बिना आगे पीछे देख के सड़क पार नहीं कर सकती। और ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है और मैं यहाँ बेखौफ चल रहा हूँ। कमला जी फिर सलाम। और साथ में दुआएं मुझे ही नहीं, बहुतों को दें कि वो बड़े रहें। खास मर्दों की बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से बात कही, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 छोटे सवाल पूछ लूँ मैं खत्म करने के लिए। मेरे मन में थे, थोड़ी और चर्चा करना चाहता था, बट आई थिंक यू ऑलरेडी इन सम वेज रैप्ड अप at least the spirit of people's struggle. I just wanted to bring Santosh you in to look at the role of media again. Kamala ji has been saying that there are a million news feeds happening, and however the media is extremely selective in making some visible and leaving most of the others untouched. In fact, we have a scholar in CSDS, Vipul Mudgal, who writes and says we live in the times of mediated reality and media is politics. So what's happening with the old notion of media also being partners in change, कंधे से कंधा लड़ा के संघर्ष और परिवर्तन का मसला? हम लोगों ने जब पढ़ा तो लगता है कि मीडिया का रोल वही है जो हम लोगों का है, हथियार अलग है। You know, you see the same sort of a phenomenon that you see that instead of talking about the women's movement, you talk about gender equity. In a similar sense, it's curious how we talk about media and we don't talk about journalism. Journalism is a particular form of action with a certain ideal. Media is a business. And I think this difference that you see today, you will find more and more the doyens of media are more comfortable talking about valuation of their companies, much more comfortable talking about that, and engage with that question. And I don't mean to. It's not just a sweeping generalization. In actual fact, that is the truth. I mean, that is how media increasingly sees itself. That's how it evaluates itself. When the whole idea of TRP is, for instance, the idea that the purpose of media is you look at it, so they talk about eyeballs. They don't talk about a human being. They don't talk about connecting to anything but a synaptic reaction to the flickering eyeball. So you've taken the whole set of concerns that journalism speaks to, and you have reduced it to how do I hold your attention so that you do not move away when you come to television, which is a very powerful force and a form. So to that extent, I think the reason why the extreme selectiveness that you allude to exists is because that is not an accident by any means. That is part of this structure.
that media is embedded itself, finds itself embedded in it. And again, if you look at a mechanism for change, it's only external pressure. It is only external scrutiny. The fact that the media is so reluctant to scrutinize itself. The fact that today, in fact, the power that it wields is, and then the danger, the problem is that media enjoys an immunity in the name of freedom of expression, which it converts into as a commercial proposition. The problem is that if you were to say it needs regulation, then that's a very dangerous area. But in a sense, the fact that it has immunity from that, or because of some lofty reason, but it does not use that for the reason for which it has the immunity. And I think the only way is to put pressure. And to a certain extent, social media can be a mixed blessing, but it does provide a counter. There are now an increasing number of watchdogs that are looking at media and are providing some sort of a pushback. And to my mind, it's an external force. More and more scrutiny, more and more, it is inevitable that we have to read media behind media, into media, rather than merely read what they broadcast or transmit. Thank you, Sanjay. A final question now, Kalikesh. A lot of conversations that we've had, particularly around questions of gender justice and so on, they're also rooted in the crisis of governance. So there are systemic questions. As in, if you read the Justice Verma report, in fact, before that, let me just say that we were doing a meeting recently, and a human rights activist, Maya Daruwala, I'm sure many of us know her, she said कि अगर वो report मैं पढ़ लूँ और मैं पुलिस कमिश्नर हूँ तो शर्म से ही मत. So इस तरह से लिखा गया है पुलिस व्यवस्था के बारे में. And then he says, Justice Verma, to quote him, failure of good governance is the obvious root cause for the current unsafe environment, eroding the rule of law and not want of needed legislation. So the whole question of rule of law, crisis of governance. So what do we need to do in that domain? I think you've started to do what you need to do, which is point fingers where they need to be pointed. Hold accountable those institutions or individuals who bear responsibility. But ultimately, when you point one finger, we have to also look at the other three fingers pointing at us. Ultimately, it's the evolution of our society, which is, be it misgovernance, be it the unsafe environment for women in Delhi, or the lack of availability of resources to genders, or injustice given to various forms of genders. I think pointing out the problem is the first step in recognizing that there is a problem. We have not as yet come to a solution. We are far from a solution. We have, at the moment, pointed fingers at and raised an issue to the extent that both society, the delivery mechanisms, the government, the judiciary, everybody sat up and took notice of it. I think the time has come where in the next, in my view, a very short time, 5 to 6 years, 1 or 2 elections, you will see a mass transformation of way democracy is perceived in this country, and where you see what is talking about the relationship between the voter and the politician. I think that's going to change dramatically also. And I think there will evolve a system of democracy which is much more reflective in time to come. Thank you. Thank you. And inshallah that we see that change. एक बार जोरदार तालियां तीनों साथियों के लिए. रोशनी इतनी तेज हम पर आ रही है कि मुझे पता नहीं था कितने साथी बैठे हैं, तो तालियों से पता चला बहुत साथी बैठे हुए हैं अभी. आज की शाम हम सॉलिडारिटी के नाम भी कर रहे हैं, तो 1 बिलियन राइजिंग के साथ सॉलिडारिटी के लिए कुछ मिरांडा हाउस से साथियां आई हैं. वो कुछ शायद कविता और गीत प्रस्तुत करेंगी, पर उसके पहले मैं 2 मिनट एक और मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी रखना चाहता था, और वो है पेंशन परिषद.
जिस पर हमारे बहुत से साथी काम करने वाले हैं। तो कमाईनी शायद आए हुई हैं, 2 मिनट के लिए अगर उस परिषद के बारे में कहें। लोगों की आवाज़ उठा रहा है। 4 से 8 मार्च तक एक धरना जंतर मंतर पर आयोजित किया जा रहा है। 6 मार्च को हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15,000 से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और ये इसमें बड़ी संख्या में दूर-दराज लोग होंगे। यहाँ आने का मकसद ये था आपसे एक छोटी सी अपील करना, एंड द अपील इज दैट नो मैटर विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू कम फ्रॉम, आप इस चीज़ का दर्द समझ सकते हैं कि हमारे देश में बुजुर्गों के लिए मात्र 200 रुपये की पेंशन भी कुछ राज्यों में दी जा रही है, अधिकतम 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जो कि टोटली इंसफिशेंट है। उसके ऊपर 60 साल से ऊपर के लगभग 10 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और इनमें से मात्र 2 करोड़ लोगों तक ही पेंशन स्कीम पहुंच पा रही है। यानी नाइदर इज दिस यूनिवर्सल नॉर एडिक्वेट, एंड why we are demanding this pension is not as a dole, ये कोई भीख नहीं है, this is something that people have worked for throughout their lives, and this is something that they should get as a right. Our appeal to you is that as concerned citizens, all of us should put in our energies ताकि ये पेंशन उन लोगों को जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा ली, उन तक पहुंच सके। हमारे और ये किसी एक समूह या किसी एक संगठन के लिए संभव नहीं है जब तक कि हम सब अपनी एनर्जीज पूल ना करें। इफ़ यू कुड टेक टाइम टू टॉक अबाउट दिस टू अदर पीपल, मे बी राइट समथिंग इन द पेपर्स और contribute financially to the campaign, that would be a great help. In also that just that the demands very briefly, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये की जाए, जो कि न्यूनतम मजदूरी का 50% हो। दूसरी डिमांड है कि ये यूनिवर्सल होनी चाहिए, इसमें APL BPL का क्राइटेरिया करके बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। देयर आर अदर डिमांड्स एंड आई एम श्योर दैट वन पैम्फलेट हैज ऑलरेडी रीच्ड यू, एंड आई होप यू विल सपोर्ट द कैंपेन। थैंक यू। आप लोग तैयार हैं आज़ादी कहने को? मेरी बहनें लेंगी मजदूर का नारा, दलितों का नारा, नारी का नारा, अत्याचार से लेंगे, बलात्कार से लेंगे, भ्रष्टाचार से लेंगे, चलने फिरने की हो, हंसने गाने की हो, अपनी कहने की हो, फ्रॉम पेट्रियार्की, फ्रॉम ऑल हायरार्की, फ्रॉम रेप एंड प्लंडर, फ्रॉम न्यूक्लियर ब्लंडर, फॉर डांसिंग फ्रीली, फॉर सिंगिंग लाउडली, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, for celebration. We love it madly. Come say it loudly. परियों के पंख नहीं चाहती, चलने के लिए जमीन मांगती हूँ। खूबसूरती की तारीफ नहीं चाहती, खूबसूरती की तारीफ नहीं चाहती, चेहरे की पहचान मांगती। प्यार के गुलदस्ते नहीं चाहती, प्यार के गुलदस्ते नहीं चाहती, कुछ इज्जत एक नियत में मांगती हूँ। एक मोमबत्ती की आशा नहीं चाहती, एक मोमबत्ती की आशा नहीं चाहती, अंधेरी सुरंग से निकलने का हक मांगती। एक खिलौना बनकर रहना नहीं चाहती, एक खिलौना बनकर रहना नहीं चाहती, इंसान की रूह मांगती। मैं चाहती हूँ कुछ करना, मगर एक लड़की बनना। Within the cacophony of the trees, a light shimmers and gleams. I see pride above, clouds below, and peace within me. She grabs a pebble, tossing and turning it goes. Ripples last, and so does that smile she bores. It holds an imprint, for I shall cherish it to my memory. Hopping and skipping, for the breeze dances along, she returns to her cave, waiting for an early dawn. She's strange, festering, and hideously dressed. I hear all her near and dear ones say, never combs or oils her hair, neither does she ever braid. She walks with her arms swinging. What does she think she's doing?
She fists and blows and locks horns with men. Do you know? Married is she or widowed? That's the question all down the town. She wears no ornaments. She drapes no sari. Neither does she wear a bindi. She's rather odd. And she stays away from the street. She's a bad influence. She's evil for you all to see. Days and years later, the forest that sang was still. The flower that bloomed went dry. The sea lashed to the shore wild. Then again, the last ray of the sun fell upon the land. And this time gleamed the heart of the cacophony. There lays a warrior spirit, wounded with blood-smeared palate, tattered clothes, charred all over. The fight was brave. The cause was rather simple, for it was to save the near and dear ones down the street. Though evil to all of them she seemed, angels sing a lullaby to sleep. There she lays, within the heart of the cacophony, smiling. Her gleams on the grave, the burning fireflies. They know not where she went, but today, alas I say, I see those women walking down the street, basking in the dawn, and it's today's reality. Thank you. 14 फरवरी को अपनी आज़ादी के जश्न का ऐलान किया था। वो इश्क का दिन था और आज मेरी ये कविता भी कुछ इश्क के रंग में ही घुली हुई है, जो कि मैंने आदम जाति यानी मैनकाइंड को संबोधित करके लिखी है। मुझे इश्क है खुद से, हाँ मुझे इश्क है मुझसे, अपने जिस्म से, अपनी रूह से, अपनी हर सांस से। तुम क्या समझोगे मेरे इश्क को? तुम्हारे लिए तो मैं हूँ बस चलता फिरता जिस्म का एक लोथड़ा, जिसे जब चाहो नोच लो, दबोच लो, फिर फेंक दो। मेरी जंग है तुमसे, मैं जीतूं या हारूं, मुझे इश्क है मुझसे, हाँ मुझे इश्क है खुद से। हर वक्त एक जंग है तुम्हारी इन बदनीयत निगाहों से, मेरे जिस्म को चीर कर भेदती मेरी रूह को। हर वक्त हर क्षण मैं लड़ती रहती हूँ, एक जंग चलती रहती है। मैं लड़ती हूँ तुम्हारी निगाहों से, अपनी निगाहों से, एक जंग चलती रहती है। मैं जीतूं या हारूं, मुझे इश्क है मुझसे, हाँ मुझे इश्क है खुद से। मेरी जंग है इस दोहरी व्यवस्था से, कहलाती जो पितृसत्ता से। हर वक्त तोड़ती हूँ इसे, लड़ती हूँ खुद से, माँ बाप से, दोस्तों से, इस समाज से। कुछ मेरी बात समझ जाते हैं, कुछ मुझसे ही रूठ जाते हैं, पर फिर भी मैं थकती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं थमती नहीं हूँ। बढ़ती जाती हूँ एक वीरांगना की तरह। ये जंग है मेरी, मैं जीतूं या हारूं, मुझे इश्क है मुझसे, हाँ मुझे इश्क है खुद से। तुमसे ही तो हूँ मैं, आखिर एक इंसान ही तो हूँ मैं। तुम कहते हो मुझे देखते ही मचलते हो तुम, बहकते हो तुम, भटकते हो तुम, बेकाबू हो उठते हो तुम। एक हल है मेरे पास तुम्हारी ये समस्या का। आज जाके घर देखना अपनी माँ को, क्या उसे देखकर भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हो तुम? क्या उसे देखकर भी यूं ही एक दरिंदा, एक जानवर बन उठते हो तुम? फिर अगर नजरें शर्म से झुक जाएं, बरबस बर्बाद सी जमीन में यूं गड़ जाएं, तो जुड़ जाना मेरी इस जंग में। फिर मैं हारूंगी नहीं, फिर मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि ये उड़ान है मेरी। मैं उड़ पाऊं या गिर जाऊं, मुझे इश्क है मुझसे, हाँ मुझे इश्क है। प्यारे सजन सहारे सुन वो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम अजदार में तैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। ओ
अम्मा